मैं जानता हूँ कि पहले आकर्षण रहता था जब उनसे भेंट नहीं थी, फिर कुछ प्रोग्राम्स में भेंट होती रही, मित्रता का दायरा हुआ। परंतु 2006 में जब स्वामी अग्निवेश जी ने सर्वधर्म संसद का गठन किया तो उसमें वैदिक जी ने पूरी रूपरेखा बनाई थी उसकी कि सर्वधर्म संसद की आवश्यकता क्यों है। 2006 में बात सोची गई थी, उसमें बहुत बड़ा योगदान था। पूरा ब्लूप्रिंट जो उन्होंने बनाया था वैदिक जी ने, वो मुझे स्वयं देखने का मौका मिला और उस पर अमल करने का मौका मिला, क्योंकि अग्निवेश जी के 7 जंतर मंतर में ही ऑफिस हुआ करता था। और लगभग जब मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ तो मैं प्रतिदिन जाया करता था, और अक्सर क्योंकि उनकी बचपन की मित्रता थी अग्निवेश जी के साथ, तो दोनों मित्र मीटिंग पॉइंट हो जाता था और मैं कार्यालय में बैठता था। बहुत लंबी बहस होती थी और वो ऐसी बातें होती थी जैसे बचपन की एक दोस्त हुआ करते हैं और जो अपनापन होता है, वैसे दोनों की वार्तालाप को मैं सुनता था। बीच बीच में कहीं ना कहीं मैं अपने भी व्यूज रख देता था। 3 चीज में उनकी विशेषताएं थी। एक तो जो हिंदी की बात आ रही है, असल में वो हिंदुस्तानी की बात किया करते थे। हिंदी का मतलब ये नहीं है कि हमने दूर हिंदी को लिया, वो चाहते थे कि भारत की भाषा है जो बोली जाती है, अधिकांश लोग बोलते हैं, उसमें बहुत सारे मिले जुले शब्द हैं जो लोकप्रिय हैं, जिसका हम पालन करते हैं। उसके प्रति उनका आकर्षण रहता था कि जो भाषा हम बोल सकते हैं, हमारी अपनी है, प्रयोग में करते हैं, उसको प्रयोग में लेना चाहते हैं। तो ये भारतीय जो होने वाली बात थी, वो भारतीय भाषा की बात करते थे, हिंदी। और दूसरा था जो राजनीतिक मूल्यों को जो समझते थे। अक्सर राजनीति करने वाले लोग उनसे मशवरा लिया करते थे, तो वो बड़ी सटीक बात बताते थे, जबकि स्वयं राजनीति में आने के इतने ज्यादा कभी मुझे नहीं लगा कि इच्छुक रहे होंगे। परंतु नोकझोंक जो होती थी दोनों मित्रों की, मुझे याद है, आज दोनों ही नहीं रहे हमारे बीच में, न अग्निवेश जी रहे, और पहली बरसी पर बहुत लंबी बात हुई और भी 2 श्रद्धांजलि हुई। तो कहने का भाव यह है कि एक विचारधारा के धनी थे, और वो विचारधारा मनुष्य के शरीर के साथ समाप्त नहीं होती। माननीय आरिफ मोहम्मद खान साहब हमारे बीच में, महामहिम साहब, उनकी यादें हैं। और मुझे तो ऐसी भी बातें याद आ रही हैं, जब बहुत युवा हुआ करते थे आदरणीय हमारे महामहिम साहब, और इनके मित्र मलिक साहब हुआ करते थे, वह भी राज्यपाल रहे। इन लोगों की जवानी की बातें देखिए, वो शायद मुझे ना पहचाने, मैं उनको ना पहचानूं। वो जो एक आंदोलनकारी एक जो उनकी सोच थी, और ऐसे ही लोगों के साथ वो दोस्ती भी करते थे और नेतृत्व भी करने की बात करते थे। तो आज हमारे बीच में नहीं है। भाई मुनिंद्र जैन जी ने बहुत बड़ा कार्य किया। हम लोग वंचित रह जाते अगर हम आपस में मिलकर उस विभूति को श्रद्धांजलि न देते। तो मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि देता हूँ, और मुनिंद्र जी आपसे आग्रह करता हूँ कि उनकी याद में, क्योंकि आपके यहाँ भी मिलना होता था, और वो याद कायम रहनी चाहिए। मार्ग जो उन्होंने दिया था, हम सब मिलकर उस पर चलेंगे। और उनके पुत्र हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा, पिता की जलाई हुई ज्योति को शांत नहीं होने देना है। वो अग्नि थे, और अग्नि हमेशा जलती है, शांति रहती है। मैं उनके चरणों में प्रणाम करते हुए उनको अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। आपके सामने रखना चाहूँगा, और उसके बाद हमारे साथ को सुनेंगे सारी बातों के विषय में। तो एक तो मैंने ये थोड़ा सा कई बार उनको स्टडी किया थोड़ा, तो जैसे बात भी आई कि बहुत बेबाक लिखते थे। तो मैंने देखा कि देश के जितने भी प्रधानमंत्री हमारे देश में रहे, शायद वैदिक ही प्रथम ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हर प्रधानमंत्री की आलोचना की और समय पर हर प्रधानमंत्री की प्रशंसा की। उनके अंदर ये था कि जब ना काहू से वैर ना काहू से तुष्ट। और जैसे भाई साहब ने अभी कहा मेरे को, प्रोफेसर साहब ने, कि
उनका ये रहता था कि जैसे कि भाई कई चीज़ें वो पर्दे के पीछे से कर देते थे और उसका श्रेय सरकार को मिल जाता था। तो और पिछली जब एक शोक सभा हुई थी उनके परिवार द्वारा, वहाँ ये कहा गया कि शायद सरकार ने उनके उसको नहीं समझा और नहीं तो वो एम्बेसडर या राज्यपाल हो सकते थे। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा इस विषय में, वो अप्रत्यक्ष राज्यपाल भी थे और एम्बेसडर भी थे। कितनी देशों के जो कार्य सरकारें नहीं कर सकी वो उन्होंने करे। और मैं कहता हूँ कि थोड़ा समय और अगर वो जीवित रह जाते, जैसे दक्षेश जो उन्होंने स्थापना की, तो शायद वो भी एक शांति दूत के रूप में स्थापित होते। और ये जो जन दक्षेश है उसको सफल बनाना हमारा कर्तव्य है। और शांति दूत के बीच में अगर जितने भी हमारे दक्षेश, तो अगर हम ये करें कोशिश, क्योंकि सब जगह उनका मान सम्मान था। मेरा एक सुझाव है, आजकल कोई छोटा मोटे आदमी का भी होता है, उसके नाम से गली का, मोहल्ले का, इसका नाम हम रख देते हैं। जो हमारे बॉर्डर्स है, चाहे वो भारत के बॉर्डर्स है, चाहे पाकिस्तान के बॉर्डर्स है, चाहे बांग्लादेश के बॉर्डर्स है, उनके जो बॉर्डर्स के गांव हैं, अगर हम किसी तरीके से मनवा सकें कि चाहे छोटे से उसका नाम हम वैदिक जी के नाम पे रखते हैं और इधर भी वैदिक जी का गांव होगा, इधर भी वैदिक जी का होगा, तो शांति अपना आप स्थापित हो जाएगी। वहाँ कोई लड़ाई या उसका शायद वो भी नहीं आए, उनके अंदर इतनी भावना पैदा हो जाएगी एक दूसरे के प्रेम की। और जैसे उनका था कि ये सम्मेलन 5 कंट्री, शायद ईरान या यहाँ इसके अलावा करके, मेरी भी कई बार उनसे चर्चा हुई थी, तो ये बहुत बड़ा मतलब एक ऐसा बन सकता है। जब G20 चल रहा है, G8 चल रहा है, तो ये जो जन दक्षेश है, इसको भी एक बहुत बड़ा आकार जो उन्होंने किया था सपनों का, उसको हम दे सकते हैं। मेरा परिचय की बात थोड़ा बताना चाहूँगा। उनके जो रामेश्वर दास जी अग्रवाल थे, बहुत बड़े हमारे वैश्य समाज के, वो हमारे पिताजी के बहुत अच्छे मित्रों में थे, सहयोगी में थे, जिन्होंने सारा वैश्य समाज का संगठन किया था। उनके दामाद थे और मेरा हमारे परिवार का उनका उस समय से बड़ा अच्छा परिचय रहा है। और कई चीज़ें मतलब जो उनकी मैंने अनुभव करी, अगर हम उनको अपने लोग ईमानदारी से करें तो विश्व गुरु भी है और शांति भी है और सब चीज़ों में हम सफल हो सकते हैं। तो उनका असली सिद्धांत ये होगी कि हम जन दक्षेश को सफल करें। बहुत बहुत धन्यवाद देशपाल जी। मैं राज्यपाल जी से भी बात करूँगा और बाकी सभी मंत्रीगण, क्योंकि भाई साहब के प्रति हर एक का बहुत बड़ा सम्मान और सद्भाव की भावना थी भाई साहब के प्रति। तो हम आपकी दोनों बातों में बाद में बोलना चाहता था, तो मैंने पहले बोल दिया। या मैं एक बात बता दूं, जन दक्षेश जो बनाया भाई साहब ने, वो 16 देशों का एक संगठन उन्होंने किया। जैसे 60 था, 60 में 8 कंट्रीज थे, उन्होंने इसमें 16 कंट्रीज में 5 कंट्रीज इन्होंने और जोड़ दिए इसमें, और उसके साथ मॉरिशस और म्यांमार भी जोड़ के टोटल हम 16 कंट्रीज का हम लोगों ने बनाया है। उनका उद्देश्य था, वो उद्देश्य खाली पॉलिटिकल नहीं था, वो चाहते थे सोशली हम लोग जुड़े। उन देशों में क्या तरक्की हो रही है, जैसे 60 कंट्रीज के 8 देशों में सरकार तो पिछले 7-8 साल से इसमें कुछ भी कार्य नहीं कर पाई है, आपको मालूम है। तो आप सभी लोगों का सहयोग भी इसमें अपेक्षित रहेगा मुझ लोगों को, मुझको आप सभी का, और आपको जुड़ना है इसके साथ में हर तरीके से, तन और मन से भी जुड़ना है। और जहाँ जरूरत पड़े धन की, तो वहाँ भी आप लोगों से मैं जरूर कहूँगा। मैं भाई साहब से कहा करता था, भाई साहब मैं अकेला काफी हूँ, आपको मैं वचनबद्ध हूँ कि इसको सफल करके दिखाऊंगा। भाई साहब कहते थे, नहीं मणि, जब तक सबकी आहुति ना पड़े ना यज्ञ में, तब तक सबको चैन नहीं पड़ेगा। ऐसी जैसा बातें स्मृतियाँ उनके साथ मेरी जुड़ी हुई है। फिर भी हम लोगों ने 80G ले लिया, 12 ले लिया और ऑफिस बना दिया हम लोगों ने, बहुत ही सुंदर ऑफिस बनाया है। और ऑफिस बनाने में मेरा बेटा यहाँ बैठा हुआ है, हम लोगों का कंस्ट्रक्शन का भी काम है, मॉल है हमारा, पेट्रोल पंप है, होटल है, सब चीज़ें। तो मैं कहता हूँ भाई साहब क्यों चिंता करते हो, हम कुछ ना कुछ करके आपका काम तो कर ही दूंगा। और एक कभी गोवा के अंदर आश्रम बना रहे हैं हम लोग, तो मैं कहता था भाई साहब मैं 2 साल के बाद आश्रम में जाऊँगा। बोले तुम अकेले नहीं जाओगे, हम दोनों आश्रम में चलेंगे गोवा, वहीं रहा करेंगे। और जो यंग लोगों को तैयार करो, यंग लोग तैयार हो जाएंगे तो इन हमारे सपनों को पूरा करेंगे। तो हमको यंग के रूप में शैलेन जी जैसे, डॉक्टर भारद्वाज जी जैसे और भी बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं। नवरतन जी, उनका हमेशा बोलते थे कि बिजनेस का काम नवरतन जी संभाले, ऐसा उनके मन में भावना रहती थी।
तो सभी लोग आए हुए उनसे जुड़े हुए, मुझको बहुत ही प्रसन्नता है। अब मैं इसके बाद में अविनाश जसवाल जी से निवेदन करूंगा कि वो 2 शब्द बोलें। उन्होंने जो मुझे बातचीत में बताया था कि हिंदी में हस्ताक्षर हो, ऐसा उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य सरसंघचालक डॉक्टर मोहनराव जी भागवत जी से और निवेदन किया था भेंट करके। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक प्रतिनिधि सभा की बैठक थी जिसमें देश के कोने कोने से 1500 प्रतिनिधि भाग ले रहे थे। तो उसमें और परम पूज्य सरसंघचालक जी ने माननीय वेद प्रकाश जी वैदिक जी की प्रेरणा से और एक सारे देश का आह्वान किया कि जो हिंदी में हस्ताक्षर करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन आज से और हमें हिंदी में हस्ताक्षर करने चाहिए। और मैंने देखा कि बाद में जो मुझे समाचार मिला, मैं स्वयं उस प्रतिनिधि सभा में था, तो पता लगा कि वेद प्रकाश जी की ही प्रेरणा थी जो उस प्रतिनिधि सभा में आह्वान किया गया। तो उनके बारे में बस मैं इतना ही कहूँगा कि अंग्रेजी की कविता की पंक्तियां हैं, नॉट गोल्ड बट मैन कैन मेक नेशन ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, टू फाइट फॉर ट्रुथ। हिंदी के लिए नहीं, वो इस देश की सारी अस्मिता और सारे जीवन मूल्यों के लिए लड़े और फाइट फॉर ट्रुथ एंड ऑनर से एंड फास्ट एंड सफर लॉन्ग। उन्होंने अपने सुख सुविधा की चिंता नहीं की, अपने मिशन को अंतिम सांस तक और भव्य गौरवशाली रूप देने का ही प्रयत्न किया। ऐसे वेद प्रकाश जी वैदिक को शत नमन। सज्जनता अच्छा इंसानियत के आजकल अकाल पड़े हुए हैं, लेकिन ये बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान के साथ साथ सज्जन पुरुष भी है। और वैदिक जी जो इतनी महान आत्मा थी, उनकी याद में ऐसे ऐसे मुख्य अतिथि के रूप में आए, ये हमारा सबका सौभाग्य है। तो वैदिक जी से मेरा परिचय तो जून 1970 से, यानी कि 53 साल होता है। और जब मैंने BSc एग्रीकल्चर की थी, करनाल में एक जलसा था आर्य समाज का वैदिक शिविर, उसमें उनका भाषण हुआ था। और पुरुषोत्तम नागेश गोप जैसे आए थे विद्वान, आप तो शायद तो नहीं रहे, अग्निवेश जी की तरफ से तो प्रोग्राम था ही सारा। वहां से लेके फिर हम हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, जींद में, रोहतक में, कैथल में, जो हरियाणा के शहर हैं, जगह जगह पर उनके प्रोग्राम हमने करवाए। और अभी ओमवीर सिंह जी तोमर जो हमारे मित्र हैं बड़ौद से, उन्होंने नाम लिया था, वही सरदना एक जगह है बड़ौद में, और उस समय उन्होंने मेरे को बुलाया। दूर तक भी हम जाते थे और वो यूं कहते थे, आर्य जी, मेरा नाम बाग सिंह आर्य है, मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड प्रोफेसर चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। तो आती है सरदना, इसका नाम नहीं है, सरधुना इसका नाम, अंग्रेजों का सरधुना था यहाँ। तो कितना ये क्रांतिकारी गांव में इलाका है सारा, क्योंकि मंगल पांडे की क्रांति वही शुरू है। तो खैर मैं ज्यादा सेमिनार लेते हुए इतना कहूंगा कि मैं कविता सुनाया करता था उसमें। हमने वो अंग्रेजी हटाओ, भारतीय भाषाएं लाओ, ऐसी किताबें लाखों में हजारों में छपवाई त्रिपाठी की। लेकिन मैं कवि की 4 लाइनें अपनी कह के अपनी बात पूरी करता हूँ, समय का गंभीर रहा। तो कवि कल्पना करता है कि गांधी की आत्मा स्वर्ग में बैठी आज रो रही है, राजघाट रोकता है रात को। तो 4 लाइनें हैं, है कोई इंसान यहाँ जो मेरा दुख पहचाने, मेरे पुत्र आज मेरी ही पीड़ा से बेगाने। और जो वैदिक जी की परम प्रिय लाइन थी वो क्या थी, हुई न पूरी अब तक कोई जनता की अभिलाषा, शासन पर शासन करती है अभी विदेशी भाषा। हुई न पूरी अब तक कोई जनता की अभिलाषा, शासन पर शासन करती है अभी विदेशी भाषा। प्रतिदिन जो मेरी समाधि पर दीपक बाल रहे हैं,
ये कविता वही कहते थे, कविता सुनाने आ जाओ, आप सरगना में आओ। तो हर जगह आप जाते थे, दिल्ली में भी, दूसरी जगह भी। तो मैं ज्यादा ना समय लेते हुए मैं फिर एक बार आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वैदिक जैसे सज्जन कुर्सी आए हैं, लेकिन सज्जनों में सर्वश्रेष्ठ किया आपने तो राज्यपाल जी, बहुत धन्यवाद। इस संसार में जो भी व्यक्ति आया है उस व्यक्ति को एक ना एक दिन जरूर जाना है, पर जाने के बाद में भी जो अपनी अमिट छाप छोड़ जाए अपने व्यक्तित्व से, अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से और अपनी देशभक्ति से, ऐसा नाम है वेद प्रकाश वैदिक जी। मैं उनके चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और उनके साथ में मुझे एक वाक्य याद आता है। मैंने 14 किताबें लिखी हुई हैं, 13 किताबें मैंने सिर्फ इंग्लिश में लिखी थी। जब मैं वैदिक जी से मिली तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर पुस्तक लिखी है और आपने हिंदी में नहीं लिखी, तो डॉक्टर सपना ये न्याय नहीं होगा। मैं पूरी रात विचार करती रही और मेरे मन में एक भाव आया कि क्यों ना हिंदी में भी पुस्तक लिखी जाए। और मैंने तभी उनसे फोन किया, मैंने कहा शीर्षक क्या होना चाहिए? बोले शीर्षक भी आप ही को ढूंढना पड़ेगा। और उन्होंने मुझे ही सुझाया था कि संघर्ष, संकल्प और सियासत की अटल कहानी लिखो, जिसको कि हमारे वेंकैया नायडू जी ने उसका विमोचन भी किया। तो मैं उस सौभाग्यशाली में से हूँ जिनको सानिध्य मिला। और 2 दिन पहले ही हमारा नेशनल एक्सप्रेस का कार्यक्रम था। मैं अपनी श्रद्धांजलि उनको यही प्रस्तुत कर सकती हूँ कि आने वाली पीढ़ियां उनके द्वारा दिखाए हुए मार्गों से प्रेरणा ले और हिंदी और हिंदुस्तान के वर्चस्व को इस अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हमेशा सुरक्षित रखे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं उनको श्रद्धांजलि देती हूँ। बहुत बढ़िया। आयुष को आयुष्मान रहने का हम आशीर्वाद देते हैं सभी लोग। आयुष, तुम आयुष्मान रहो। और बहुत अच्छी तुमने बात बोली और इतना छोटे बच्चे ने कितनी अभिलाषा प्रकट की अपनी। बहुत बहुत तुमको आशीर्वाद सभी लोगों का। जब वो दिल्ली में आए तब मैं साप्ताहिक हिंदुस्तान में काम करता था और उन्होंने लिखना शुरू किया तो अक्सर उनकी शाम मेरे साथ ही गुजरती थी। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, उसमें बहुत कुछ कहा जा चुका है। वो बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर वैदिक जी पर मुझे कुछ लिखना हो या किताब छापनी हो तो मैं उसका नाम रखूंगा घाटी से शिखर तक। सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने जिंदगी की शुरुआत बहुत मुश्किलात में की, संघर्ष किया, वो मेरा सब देखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने कभी तरक्की करने के लिए किसी के सामने सर झुक नहीं झुकाया, कभी हाथ नहीं फैलाया, कभी कोई षड्यंत्र नहीं रचाया। मेरा एक मुक्तक है, वो लोग पसंद करते हैं तो वो उन पर घटित होता है पूरा। वो ये है कि खिलते हैं हम तो सिर्फ सच्चाई की डाल पर। ये समझिए वैदिक की तरफ से कह रहा हूँ मैं। खिलते हैं हम तो सिर्फ सच्चाई की डाल पर और नाजुक मिजाज हैं जरा रखना संभाल कर। खिलते हैं हम तो सिर्फ सच्चाई की डाल पर, नाजुक मिजाज हैं जरा रखना संभाल कर। और मौसम का इंतजार करें फूल मौसमी, मौसम का इंतजार करें फूल मौसमी। हम तो सदा बहार हैं, खिलते हैं साल भर। तो वैदिक जी ने कभी मौसम का इंतजार नहीं किया, अवसरों का इंतजार नहीं किया। उनमें इतनी प्रतिभा और इतनी ताकत थी कि वो सारी उम्र एक फूल की तरह खिलते रहे और महकते रहे और रौनक फैलाते रहे। मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है कि वैदिक जी जो मुझसे इतने जुड़े हुए थे, आप सब लोग इतना प्यार और इतना सम्मान
उन्हें दे रहे हैं, तो संघर्षों में से आदमी निकल के आए और इतने उत्कर्ष तक पहुंच जाए, ये एक मिसाल है कि वैदिक जी के लिए यही कहा जा सकता है कि उन्होंने जिंदगी की शुरुआत मामूली हालात में की और वो शिखर तक पहुंचे। हम लोग बड़े खुशकिस्मत है कि आज वैदिक जी के सभा में आप सब लोगों को बुलाए और हमारे बड़े और आदरणीय जनसत्ता में 80 से जाते थे। भाई साहब का आशीर्वाद की आवश्यकता रहा और हमारे राज्यपाल जी ने बड़े भाई कहूँगा मैं आरिफ मोहम्मद खान जी हो और इनके यहाँ जब मंत्री थे सिंह के समय में, तब भी हम अफ्तारी पार्टी में जाया करते थे और आज राज्यपाल के रूप में जिस तरीका से इनका संवाद होता है वो एक एक अक्षर हम लोगों के लोने लायक है। और भाई साहब की जनसत्ता में जो लेखनी चलती थी वो हम लोगों को पढ़ने लायक हिंदुस्तान में अखबार दिया। वैदिक जी अखबार के कलम के सिपाही थे इस हिंदुस्तान के, और जैसा वैदिक जी के बारे में कितना पिटारा हमारे भाई साहब के पास होगा, तो मुझे तो उत्सुकता है उन लोगों से सुनने की। इसलिए मैं इस बीच में ज्यादा बातें न करते हुए मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और वैदिक जी से मुझे ऐसी जगह मिलने का मौका मिला डॉक्टर सलीम के यहाँ, जब वो अपनी मिसेज का इलाज करा रहे थे, तो उस समय भी मैं बोला कि बीमार है और बोले मैं अगर उदास हो जाऊंगा तो और लोग क्या होंगे। इस तरह की हिम्मत और उनके दृढ़ विश्वास भरा हुआ था। और जब भी हम मिले उनसे तो मेरे पीठ पर जब वो थपियाते थे तो मुझे लगता था कि एक न एक दिन इनका आशीर्वाद मुझे काम आएगा। और आज मैं इतने बड़े सभागार में हिंदी के लोगों के बीच में बैठ के आपके सामने उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अपने आप को सौभाग्य समझता हूँ। और मैं ओम शांति और आपके द्वारा जो भी कार्य चलेगा उसमें जो भी आप हमको कहेंगे हम गिरहरी की तरह आपके साथ रहेंगे। तन मन धन तीनों से हम आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत, जय वैदिक। वैदिक जी से तब मेरी मुलाकात हुई थी जब रामदेव जी के साथ में रामलीला कांड हुआ था, तो उन्होंने एक मंत्र शिविर के लिए हरिद्वार में एक मूर्ति सी बुलाई थी कि मुझे क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए या यही योग गुरु का काम छोड़ के इसी में लगा रहो। तो वैदिक जी बड़े विवाह उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग वे में वहां बोला कि नहीं, हमें पढ़ना चाहिए, हमें जन सेवा के लिए जो भी करना चाहिए, इस दर्शन के लिए हमें लड़ना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। मेरे बड़े विचार थे और बहुत लोगों के विचार थे। मुझे अच्छा लगा, मैं से मिला, तब से हमारी बहुत एक दूर दोस्ती हुई। मैं चौधर में रहता हूँ, ये 55 सेक्टर में रहते हैं। कोई ऐसा महीना नहीं होता है हम एक दो बार में मिले। तो हम आपसे उठते रहते थे, मिलते रहते थे, कहीं जाते रहते थे। और सच पूछो तो दोस्त से उठिया यार, तो मुझे नहीं पता था कि इनके साथ हमारा इतना जल्दी अलग हो जाएंगे। संडे को मेरे को मिले एक वैदिक आयुर्वेदा में मैं उसका और मेरा, तो मैंने कहा वैदिक चले, हाँ चलते हैं। वहाँ हम जो पंचकर्मा कराना है मेहंदी का काफी आवश्यकता जल्दी चलता है। अब मुझे तो पता नहीं कि 14 तारीख को चलेगा, एकदम सडन भी मुझे बस साफ लगा। तो हमारे विचार मिलते थे। फिर उन्होंने कहा शेष हम कर रहा हूँ, तो आप क्या करने देंगे। मेरा मेन काम है प्लांटेशन का। मैंने प्लांटेशन के अंदर बहुत एक्सपर्ट हूँ, इस लाइन के अंदर मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है। बड़े बड़े ग्रीन बेल्ट्स और बड़े बड़े प्लांटेशन करना ये मेरा एक शौक था। तो एक दोस्ती के नाते, एक आत्मिक विचार के नाते, एक और दूसरा हम आर्य समाजी विचार से मैं मिलता हूँ। तो जहाँ भी मैं जाना होता था, चले हिंदी के आचार्य थे, उसके लिए चलते थे साथ साथ। तो हम गुड़गांव में बड़े एक्टिव रहते थे, चलते रहते थे, जाते रहते थे, बहुत अच्छा लगता था। मगर जो
ऊपर वाले को मंजूर। मैं भी वेद प्रकाश वैदिक जी के साथ घंटों बैठा हूँ उनके घर पे, मेरा भी गुड़गांव में घर है। और 14 तारीख को जब उनकी मृत्यु हुई उससे पहले मैं उनके साथ हॉस्पिटल में, लेकिन 12 तारीख को हम एक प्रोग्राम में नेशनल एक्सप्रेस प्रोग्राम में हम अवार्ड फंक्शन में साथ ही गए थे और साथ ही आए थे। तो दोनों टाइम साथ में जाने और आने के टाइम में जितने भी लोगों से बात कर रहे थे, वर्ल्ड के लोगों के फोन आ रहे थे और जाते हुए भी आ रहे थे, और इतने प्यार से उनके अंदर मैं जो महसूस कर रहा था, क्योंकि मैं मेडिटेशन करता हूँ और मैंने कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज और में काफी मेडिटेशन कराया भी है, और मैं जानता हूँ कि मेडिटेशन का मतलब अपने आप को जानना, आप क्योंकि परमात्मा ने बना रखा है। और वेद प्रकाश वैदिक जी जो नाम है वेद प्रकाश, जो वेद का प्रकाश था, वो इतना पढ़ते थे, इतना अनुभव करते थे जीवन को, तो मुझे साक्षात ऐसा लगता था कि उन्होंने अपने जीवन को इतना परास रखा था, इतना बना रखा था कि एक श्रेष्ठ मूर्तिकार ने अपने आप को उठा रखा था। मैंने इनके जीवन में जितनी बातें करी, एक बार हम रात को बैठ गए, करीबन 7-8 बजे बैठे और हम करीबन 11-12 बजे तक उनके घर पे ही बैठे रहे, यही चर्चा चलती रही तन दक्षिण पे और इन चीजों पे। और वो जीवन में क्या है, जो जीवन जीते थे वो ऐसे लगता था कि पूरा ब्रह्मांड उनका एक परिवार का हिस्सा है। वो कोई मेरे को देश की बाउंड्री नहीं लगती थी उनके लिए, पूरा विश्व उसको एक परिवार का हिस्सा लगता था। उनसे सब कुछ लर्न करने की कोशिश करते थे और उनको प्रत्येक चीज देने की कोशिश करते थे। तो उनके लिए जितने शब्द कहे जाए, जितने, क्योंकि उन्होंने अपने आप को जीवन को इतना तराशा था, उनके पास से जो खुशबू निकलती थी वो प्रत्येक को बदलने की ताकत रखती थी। तो मैंने देखा कि प्रत्येक जीवन में जिन्होंने जो उनके साथ आए उनको अपना बनाने की ताकत थी, उनको पहले अनुभव करते थे, उनको जीते थे और फिर अपनी बात कहते थे। और हम भी 1 मिनट की बातचीत में उनको अपना बना लेते थे। वो ग्रेट, कोई भी मतलब ऐसी अनुभूति जो उनके साथ कोई भी चीज शेयर करते थे तो ऐसा लगता था कि वो उनकी बात, अपनी बात नहीं करे, किसी और की बात नहीं करे, उनके अंतस की कोई सॉन्ग छोड़ नहीं थे किसी प्रकार। तो इनके लिए कहने के लिए कुछ भी कहें, कितना ही समय हो, बहुत कम है। बस मैं एक बात की, 12 तारीख को हम उनके साथ गए आए, 13 तारीख को और भाग्य मिला था कि हमें फैक्ट्री थी जेवर में, मेरी फैक्ट्री का, तो टिकट की फैक्ट्री का उद्घाटन था, तो मेरे साथ चलने वाली बात थी। तो लेकिन मेरे को लगा 2-2.5 घंटे जाने में लगेंगे, 2-2.5 घंटे आने में लगेंगे, और मैं उनके फोन देख रहा था कंटिन्यूस में, मुस्कुराते हुए फोन में वो जो खुशबू गिरते रहते थे, तो मुझे लगता था मैं उनके साथ जरूर करूंगा, इनके साथ 2-2.5 घंटे लेके जाऊंगा और मेरे लिए तो फायदा होगा, क्योंकि 2-2.5 घंटे 5 घंटे उनके साथ शेयरिंग, प्लस जितनी देर मैं फैक्ट्री में रहूंगा उनके साथ रहूंगा। भाई साहब भी सुशीला आचार्य जी कुछ नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने अपने कुछ उनको भेजे थे अपने। तो सभी का जो मैं प्यार देखता हूँ, तो वैदिक जी एक ऐसा मैग्नेट थे, सूत्रधार थे, जो पूरे विश्व को अपने साथ जोड़ सकते थे। ऐसे हमें उनको जीवन को अनुभव करने की जरूरत है। हम भी इस प्रकार के कहीं मैग्नेट बन जाए कि हम दुनिया को अपना बना सकें, अपनों को अपना बना सकते हैं। वरना आज की तारीख में हम जीवन जीते अपने को भी अपना नहीं बना पाते, हमारे पास वो मुस्कुराहट, खुशबू नहीं निकल पाती, तो हम उनके जीवन को अपने अंतस में कहीं गहराइयों में अनुभव करें और उसकी तरह जीने की कोशिश करें। वो जीवन श्रेष्ठ जीवन नहीं, एक जीवन है, क्योंकि जीवन क्या है, सारा मैं से परमात्मा तक का परम जीवन। उन्होंने जीवन को जीना अनुभव किया, तो देने की नीतिमा चुके थे, प्रत्येक चीज जो ऑब्जर्व करते थे, जो अपने अंदर लेते थे, उसको देना चाहते थे। धन्यवाद आप लोगों ने, मनिंदर जी और सभी का धन्यवाद कि आपने मुझे भी बुलाया और मुझे भी सुनने का मौका दिया। उसके मुख्य संपादक हैं, वो हमारे बीच में है, और यही ऐसी शख्सियत इनको मैं कितना प्यार करता हूँ। इन्होंने ही मुझको पहली बार भाई साहब से मिलवाया था, और पहली बार मिलवाने के बाद में शायद ये कम मिलते थे, मेरी दिन में 3 बार बात हुआ करती थी भाई साहब से। एक बार तो मैं बहुत डर गया, बहुत सारे लोगों के प्रोग्राम में था, वैसे आपके लिए भी बताता हूँ मैं। मुझसे जब बाहर निकल के आए, बोले बातों के धनी बनना चाहिए, बातों के धनी नहीं बनना चाहिए, बात के धनी बनना चाहिए। मुझे लगा मेरे लिए तो नहीं बोल रहे ये वाली बात, ऐसा तो वो समझ गए, बोले नहीं तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा, वो जो लोग बैठे थे, मैं नाम नहीं बोलूँगा, उसके लिए बोल रहे थे, तो मुझको चैन पड़ गया। अभी हमारे विपिन भाई जी बोलेंगे। हमारे गुरुदेव कुल डॉक्टर राम बहादुर राय महामहिम आरिफ भाई, हमारे चूँकि हमारा कानपुर से आरिफ भाई का बहुत निकट का संबंध रहा है, इसलिए इनका चुनाव विपिन त्रिवेदी जी ने भी हमारे अखबार का विमोचन किया था 1985 में। तो विपिन त्रिवेदी जी का संपर्क हमारे गवर्नर साहब का बहुत निकट का था। कानपुर में अपनी
ससुराल भी मैं बता दूं, मेरी जन्मभूमि कानपुर है, तो उस रिश्ते से भी हमारे वो चीजें ही लगते हैं। तो यहाँ पर हम लोग श्रद्धांजलि सभा, स्मृति सभा के लिए जुड़े हैं, क्योंकि आज देश के एक मूर्धन्य विद्वान शिक्षित पुरुष हमारे डॉक्टर देव प्रताप वैदिक जी गुरु थे, मेरे पत्रकारिता के गुरु थे, और मैं उनसे 77 में पहली बार 7 पंडित पंत मार्ग में कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया, जो मेरी राजनीतिक यात्रा के एक मार्गदर्शक थे, उनके आवास पर वैदिक जी आते थे। और जब पहली मुलाकात मेरी हुई तो मैं वैदिक जी के बारे में उस वक्त हमको पता लगा कि जब कमांडर साहब ने मोरारजी देसाई की वो चिट्ठी जो कैबिनेट में शामिल होने के लिए कमांडर साहब को लिखी थी, वो वैदिक जी के कहने से फाड़ दी थी। वैदिक जी ने कहा था कि आपका कमांडर साहब, आपका कद राज्य मंत्री के काबिल नहीं है, आपको कैबिनेट मंत्री होना चाहिए। तब हमको पता चला कि एक पत्रकार की ताकत, एक पत्रकार का सोच किसी के प्रति राजनीतिक दर्शन देने की कितनी बड़ी होती है। और कमांडर साहब वो शख्स थे देश के, जिन्होंने देश के बहुत बड़े खूंखार डाकुओं का लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के सामने आत्मसमर्पण करवाने का काम, इसमें माधव सिंह, मोहर सिंह, मलखान सिंह, तहसीलदार के लोग थे। वो सर्वोदय आंदोलन थे। अभी हमारे गुरुदेव तुल्य डॉक्टर राम बहादुर राय जी प्रेस क्लब में थे कार्यक्रम में। आज देश के सबसे शीर्षस्थ पत्रकारों में कोई है जो ईमानदार पत्रकार है, त्यागी पुरुष है। अब हम लोग उन्हीं का चेहरा देख करके ही आगे की पत्रकारिता का मार्ग तय करेंगे। हमारे बीच में है आरिफ भाई ने जो आयाम राजनीति में अपने समर्पण से, त्याग से, ईमानदारी से काम किए, वो हमारे बीच में है। और वैदिक जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनसे बड़े देश में और कोई शख्स नहीं है। एक और है हरवंश जी, लेकिन वो उपलब्ध नहीं थे क्योंकि वो खुद पत्रकार थे और राज्यसभा के उपाध्यक्ष हैं, और संयोग से वो आज यहाँ नहीं है। हमारी बात हुई थी एक कार्यक्रम में। HN शर्मा जी भी नहीं है आज। मैंने कोशिश की कि इसको एक बुद्धिजीवियों का छोटा सा वैदिक जी को श्रद्धांजलि के साथ साथ आगे का जनरक्षेत्र का जो उनका सपना था उसको पूरा करने का मार्ग आज प्रशस्त हो। और मलिन भाई साहब ने जैसा कहा, हमारे नवरत्न अग्रवाल जी बीकानेर वाले हमसे कहते थे वैदिक जी, लेकिन तुमने हमको मलिन से मिलवा के हीरा दे दिया है। मैं आज ये चीज यहाँ बोल रहा हूँ क्योंकि जनरक्षेत्र का उनका एक जो सपना था, उसमें वो चाहते थे कि देश के 16 विश्व के 16 देश एक साथ एक मंच में। वैदिक जी को बहुत कुछ मिल सकता था। हमको याद है जब वो गुड़गांव में मकान बना रहे थे, बहुत बड़े नेता ने कहा 25 लाख भेज दें, उन्होंने फोन काट दिया जो कहते हुए कि दोबारा फोन मत करना। आजकल के पत्रकारों की हैसियत आप देख लीजिए। हमारे राय साहब सामने बैठे हुए हैं, उदाहरण है, राज्य मंत्री का दर्जा है भारत सरकार का, कितना सादगी भरा जीवन है। ऐसी सेम वैदिक जी का भी था, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते थे। और मैं वो परम दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि जो मेरे कार्यक्रम के बाद 12 मार्च के बाद उनका शरीर 14 तारीख को शांत हो गया। हमसे बहुत लोग कहते हैं उनका आखिरी भाषण, मैंने कहा मैं आखिरी भाषण उनका मेरे पास रिकॉर्डेड है। और सहयोग वाली बात थी, हमसे आदरणीय राज साहब जब उस इलेक्शन शर्मा जी के यहाँ, तो आशीर्वाद स्वरूप ही मैं तो उसको लेता हूँ। उन्होंने कहा कि तुमने हमको बुलाया था, हम नहीं आ पाए, स्वस्थ हो गए, वैदिक जी को बुलाया, वैदिक जी देखिए और नहीं दुनिया। तो वैदिक जी की राय साहब की एक घंटे बात होती थी। मैं जब आमंत्रित करने गया तो राज साहब ने कहा कि विपिन, हमारी जब वैदिक जी का फोन आता था तो मैं सोचता था फोन उठाऊं कि ना उठाऊं, क्योंकि हमको कम से कम आधा घंटा बात करनी पड़ेगी। तो मैं फिर बाद में उनको अलग से फोन करता था। तो इतना सानिध्य, इतना प्यार था इन दोनों। ये तो पत्रकारिता के राम लक्ष्मण है, वैदिक जी और राय साहब। तो मैं ज्यादा ना बोल करके इतना ही कहूंगा कि उन्होंने हमारे दैनिक समाचार पत्र का भी विमोचन, और उनकी 3 चीजें मिलती थी हमारी। 16 मई 1966 लोकसभा ठप हुई हिंदी के मामले पर, और 16 मई 1981 को हमारा जब वीपी हाउस में रहता था, मेरे अखबार का विमोचन भी 16 मई को ही हुआ। और 16 मई को मोदी जी की भी सरकार के रिजल्ट 2014 में है। तो 16 मई एक ऐसी तारीख है कि जो पता नहीं कितने आयाम कायम करेगी। मेरे गुरुदेव थे, मैं उनके ऊपर किताब भी लिखने के लिए मैंने घोषणा की थी। मैं सभी के संस्मरण इकट्ठा करूंगा, कोशिश करूंगा कि ये यात्रा अनवरत चलती रहे। वैदिक जी की याद में सारे ग्रंथ आए, सारे एक रोड का नाम हो, एक कस्बे का भी नाम हो। और मैं नेशनल एक्सप्रेस की ओर से एक अवार्ड साल में जो मैं और अवार्ड देता हूँ उसकी घोषणा मैं आज कर रहा हूँ। और मैं उनके नाम से एक शिखर पुरुष डॉक्टर देव प्रताप वैदिक जी के नाम का एक अवार्ड हर साल दूंगा।
और इसी कार्यक्रम में मैं ये मणिन जी कुछ घोषणाएं करेंगे, हम लोगों ने तय किया है। आगे चूंकि समय कम है, हमारे बहुत ही विद्वान लोग हैं, मैं बहुत ही एक वैदिक जी के प्रति अपनी नतमस्तक होकर हृदय से श्रद्धांजलि हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे। मैंने भी जैसे सबने लिखी, मुझको इतना तो नहीं आता, रवीन जैन जी की तरह मैं नहीं लिख सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ बात बोलना चाहूँगा। मौत की चाल तो चलती रहेगी, जीवों को यूं ही चलती रहेगी, दीपक चाहे बदल भी जाए, ज्योति से ज्योति तो जलती ही रहेगी। उन्हीं की कृपा से पूर्ण करेंगे उनका अधूरा कार्य सारा। उन्हीं की कृपा से पूर्ण करेंगे उनका अधूरा कार्य सारा। बाद वैदिक जी के आप सबका है मुझको सहारा। आप सबका सहारा मुझको चाहिए और हम लोग करेंगे। और जिस दिन भाई साहब की मृत्यु हुई थी, उस दिन हम लोगों ने बोला था, तो मृत्यु ने हमें मृत्यु के समाचार में मारा। इतनी उनका समाचार सुन के जो हम सबको दुख हुआ था, तो स्वतः ये लाइन निकली थी मन से कि तुम्हें मृत्यु ने हमें मृत्यु के समाचार में मारा। तो आप सबका मैं आशीर्वाद चाहूँगा। और उसके पश्चात अगर आप मुझको आज्ञा दें 15-20 मिनट के लिए, क्योंकि हमारे दोनों मुख्य वक्ताओं को बोलना है। उससे पहले 4 कार्ड है मेरे पास, अगर वायदा करेंगे 1-1 मिनट में वो बोलेंगे तो मैं जरूर। डॉक्टर मणिन जैन जी और उपस्थित सभी आदरणीय बंधुओं, डॉक्टर वेद प्रकाश वैदिक जी से बहुत लंबा मेरा परिचय नहीं, थोड़ा सा परिचय था, लेकिन ऐसे चुंबकीय व्यक्तित्व के वो धनी थे, जिसको भी छूते थे एकदम पारस जैसे थे, किसी भी लोहे को छुआ सोना बना देते थे। तो उनकी शान में मैं उनकी बात को मेरे को कुछ याद आता है कि अजब जादू था उनकी गुफ्तगू में। वो खाते होते थे तो पत्थर भी बोलता था। और दूसरी बात, उनका बड़प्पन ऐसा था कि वो जो है, एक शेर है कि चाहते सब है और जे सुरैया पे मुकीम, पहले वैसा तो पैदा करे कोई कल्बे सही। उनका दिल बहुत बड़ा था और वो सबको प्यार करते थे, एकदम से छू लेते थे। उनको बहुत बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि। और डॉक्टर मणिन जैन जी को मैं अपना पूर्ण रूप से जब भी जिस लायक तन मन धन से उनकी याद को सजोने के लिए सर्व करूंगा। धन्यवाद। आने को सौभाग्य मिला, क्योंकि मैं तो वैसे ही माननीय महामहिम जी और नंबर भाई जी का एक अन्य कार्यक्रम था हमारे अभी 5 बजे आचार्य कृपलानी जी का लेक्चर, मेमोरियल लेक्चर, उस कार्यक्रम के लिए मैं जा रहे थे। तो हिंदी भवन में मेरा पहले एक संबंध था, तो मुझे यहाँ आना हुआ। तो अचानक मुझे देखा कि ये तो मेरे लिए सौभाग्य हुआ, क्योंकि डॉक्टर वेद प्रताप जी का तो विशेषताएं तो आप सब लोगों ने अभिव्यक्त किया, लेकिन हम जैसे व्यक्ति के साथ क्या संबंध है वो अपने आप में एक अलग विषय है। क्योंकि मेरे जीवन में परम पूज्य रायराम जी के आशीर्वाद के पश्चात निर्मला देश पंडित जी और डॉक्टर नंद किशोर त्रिखा जी स्वर्गीय दोनों के माध्यम से मुझे स्वर्गीय डॉक्टर प्रताप वेद जी से मिलने को अवसर मिला 97 में। और तिब्बत विषय को लेकर बहुत ही सुनने को अवसर मिला। एक तिब्बती से भी बेहतर तिब्बत विषय को अन्य लोगों को अपनी मातृभाषा में समझाने का ये गुण था उनके। और मैं एक बनारस के छात्र होने के नाते हिंदी भले मेरा मातृभाषा ना हो, लेकिन हिंदी में मेरा बहुत ही अपना एक संस्कृत मेरे अध्ययन करने के इससे पश्चात जो वाणी हिंदी के जो शब्दावली जो स्वर्गीय वेद प्रताप जी से जो सुनने को अवसर मिलता है, वो मुझे कभी ऐसा मधुर वाणी तो मैं कभी भी मुझे कभी प्राप्त नहीं हुआ। ये मैं अपने आप को और उनके लेख, स्वर्गीय जी के लेख जो है वो मैं कभी छोड़ता नहीं, चाहे पाकिस्तान पर हो, चाहे तिब्बत पर हो, चाहे चाइना पर हो। वो तो एक मैं समझता हूँ कि एक सलाहकार है, इज एडवाइजर ऑफ द इंटायर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसीज। ये मैंने देखा उनकी हिंदी में। तो इसलिए मुझे जब वेद जी का
लेख होगा तो मैं कभी छोड़ता भी नहीं हूँ, भले समाज में आए ना आए। परंतु कोरोना के ये कारण नजदीक से मिलने का अवसर नहीं मिला, लेकिन कोरोना काल में डॉक्टर अनंत कुमार जी ने तिब्बत विषय को लेकर एक वर्चुअल एक कार्यक्रम किए थे 2021 में। तो उस समय वेद जी भी थे, हम भी एक सौभाग्य मिला। तो वेद भट्टराज जी ने कहा कि तिब्बत विषय को एक विश्व व्यापक रेफरेंडम करना चाहिए, नहीं तो समस्या का समाधान नहीं होगा, ऐसा सुझाव भी दिया था। और फिर भारत रत्न का चर्चा हुआ था, तो कहा कि जब नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त दलाई लामा जी को प्रदान कर चुका है तो भारत सरकार को भी इस पर सोचना चाहिए। तो इस तरह की उनका सोच केवल भारत के तक सीमित नहीं परंतु विश्व व्यापक है। तो इतने ही मैं अपने वाणी को यहाँ रखते हुए उनको पुनः अपनी ओर से श्रद्धांजलि करता हूँ और उनका जो विचार जो है उसका जीवित रखने का आप लोगों ने जो करने के लिए जो योजना बना रहे हैं, मैं उन पर भी अपनी ओर से सहयोग देने का समर्थन करूंगा। जब युवा नौकर में हम लोग थे तब वैदिक जी पीटीआई के अध्यक्ष थे, उस वक्त हम लोग खबरों को लेकर के उनसे संपर्क में रहते थे। उससे भी पहले जब स्वामी जी चूंकि मौजूद है, उससे भी पहले मैं आर्य समाज से जुड़ गया और सौभाग्य से कम उम्र में आचार्य भगवान देव जी, स्वामी उमानंद जी के संपर्क पे आ गया था। तो वैदिक जी के प्रति आर्य समाज के कारण और ज्यादा मेरा लगाव हो गया। मैं बहुत विस्तार से कुछ ज्यादा तो नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन इतना जरूर मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि वैदिक जी जैसा व्यक्ति आसानी से मिलता नहीं है। 23 फरवरी को मेरे पिताजी 99 साल के हो गए थे, लेक्चरर थे कॉलेज में। उन्हीं के शांति यज्ञ में बड़ोद डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी गए थे और 1 घंटा बैठ के मेरे घर पे अखबारों के लिए लिखते रहे। मैं उनके साथ इस सीमा तक जुड़ा था कि कई बार मैं उनके साथ भाषा के आंदोलन में कैनाट प्लेस से लेकर के और विभिन्न दिल्ली के इलाकों में गिरफ्तार भी हुआ हूं। बहुत सारे आंदोलनों में उनको मैं शामिल हुआ और सौभाग्य से मैं उनको बड़ौद से लेकर के, सरधना से लेकर के, रामपुर से लेकर के, शामली से लेकर के, मेरठ से लेकर के सहारनपुर तक भाषा के सवाल पर लेकर के गया हूं। उनका चले जाना, मैं पिछली शोक सभा में शामिल था। उस वक्त देश और दुनिया के बड़े लोग कार्यक्रम में शामिल हुए थे, लेकिन अफसोसजनक बात यह हुई कि ना तो किसी का शोक संदेश पढ़ा गया और ना ही जो मौजूद लोग बहुत विशिष्ट किस्म के लोग आए थे उनके नाम का उद्बोधन हुआ। तो मैं आग्रह एक बात कह के खत्म करना चाहता हूं, जो पत्रकार नवभारत टाइम्स जैसे पत्रकार संपादक रहा हो, जो पत्रकार पीटीआई जैसी बड़ी देश की न्यूज एजेंसी का संपादक रहा हो, जिसने सारे देश और दुनिया के अखबारों के लिए लिखा हो, मैं बहुत अफसोस भी करता हूं और बहुत विनम्र निवेदन कह के अपनी बात खत्म करना चाहता हूं कि उनके कई सारे कार्यक्रम हुए, अखबारों में उनके लिए खबर छापना भी जरूरी नहीं समझा। मैं आग्रह करता हूं कि उनका ये कार्यक्रम हो रहा है, इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण लोग मौजूद हैं। ऐसे देश और दुनिया की, मैं देश की बात नहीं कर रहा हूं,
मैं कहता हूं कि दुनिया का उनसे बड़ा कोई पत्रकार नहीं था। जो पत्रकार 60-70 मुल्कों में भाषण के लिए बुलाया जा चुका हो, उससे बड़ा पत्रकार कौन होगा? 60-70 मुल्कों में बुलाए जाने वाले पत्रकार और कम से कम 30 देशों के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान के सारे प्रधानमंत्री जिसके मित्र हो, अखबार उसको ठीक से माफ करना ना छापे और टेलीविजन उनके खबर को ठीक से ना दिखाए, तो ये दुखद है। मैं निवेदन करता हूँ इन्हीं शब्दों के साथ। अलबत्ता मैं आरिफ साहब के सामने बोलना चाहता, क्योंकि आरिफ साहब और मैं दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन मुझे आपने शायद जल्दी बुलवाना चाहा तो मैं आपकी आज्ञा का पालन कर दिया है। मैं निवेदन करूंगा कि अखबार के लोग ये मेरी खबर मेरा वक्तव्य सुन रहे हो तो उनको अपने लेखकीय धर्म को निभाते हुए आज के कार्यक्रम की खबर पूरे देश में पढ़ने का अवसर मिले, ये बात कह के मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। लाखों करोड़ों लोगों ने अपने हस्ताक्षर राष्ट्रभाषा में या स्वभाषा में किए। मैं आप सब लोगों से आज के दिन हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ, क्योंकि हम उस पवित्र आत्मा को यहाँ उनकी स्मृति में और श्रद्धांजलि में बैठे हैं। आज आप कोई भी अंग्रेजी भाषा में हस्ताक्षर अपने न करें, स्वभाषा में करें या राष्ट्रभाषा, दोनों में से जो आप जिसमें कर सके उसी में करें। मेरे लिए जर्नलिस्ट है उनसे सीखना चाहिए कि आप जर्नलिस्ट का मतलब है निडर, जो सही बात है उसको आगे लाना, ना कि किसी के दबाव में या पैसे के दम से बोलना। जैसे भाई साहब ने ये कहा, सही कहा, जो पत्रकारिता के हिंद के राष्ट्र के सबके नंबर 1 रहे, उनका कोई इतना समाचार ही नहीं आया और 15 दिन से लगातार जो अतीक बाई, मौलाना बाई का नाम चल रहा है। तो हमारे देश में ये बड़ा दुख की बात है कि जो अच्छे लोगों की बात नहीं होती है। तो जब भी मैं वेदिक से मिलता था, हंसते उनकी बात पता नहीं वो हंसते हुई बहुत बात करते थे, आप सब जानते हैं। तो मैं उनसे अक्सर ये कहा करता था, जब भी मिलते हो आप फंक्शन में मिलते हो या वैसे फोन पे मिलते हो, कभी वैसे आओ घर। तो मुझे उन्होंने एक दिन कहा कि आप मेरे घर पे आओ। मैंने कहा ये बहुत दूर है। कहता घर पे आओ डिनर के लिए। तो जब हम डिनर के गए उनके लिए गए तो वहाँ लाइट चली गई। तो वहाँ के इलाके के सारे लोग उनके पास आए। तो उन्होंने कहा जी कुछ करिए, आप ही बोलिए। तो उन्होंने मिनिस्टर को, जो है क्या नाम है भूल गया, चौटाला जी जो है बिजली मंत्री आपके, उनको फोन किया और इनका फोन सुनते ही उन्होंने पूरा डिपार्टमेंट लगा दिया और इमीडिएटली कितने आवर जो है उन्होंने जनरेटर जैसा भी किया, उन्होंने बिजली चालू करवाई। तो उनका प्रभाव इसलिए था क्योंकि वो सच्चे आदमी थे और जो उनके निडरता से लिखते थे। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि हम जितने यहाँ लोग आए हैं उसके ये संकल्प में, तो जैसे आपने कहा कि हिंदी के हस्ताक्षर होने चाहिए, ये हमेशा वो बोलते थे और मैं गलती कर रहा हूँ, आज मैंने इंग्लिश में लिख दिया, माफ करना। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा जो मैंने गलती किया और को लोग ना करें, और हम सब जो है उनका जो संकल्प लें कि जो उनकी इच्छाएं थी उनको पूर्ण करने के लिए हम सदैव उनके साथ हैं। धन्यवाद। ज्यादा ना बोलते हुए देव पिता वैदिक जी को मैं हृदय से नमन करती हूँ। बहुत बड़ा झटका है हम सभी के लिए जो उनको जानते थे। हालांकि प्रत्यक्ष मिलना मेरा बहुत समय बाद उनसे हुआ, पर बचपन से ही उनके बारे में बहुत सुना। पिताजी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से उनको बहुत पढ़ने का अवसर मिला है और उनकी विचारधारा को पढ़ते हुए उनके बारे में बहुत कुछ जानने का अवसर मिला तथा उनको उनकी विचारधारा से प्रेरित होकर हम लोगों को सीखने का अवसर मिला। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि गुरु चाहते हैं कि शिष्य उनसे ऊपर जाए और बहुत नाम करे। तो उनकी भी भावना हमेशा यही रहती थी। जितने भी उनसे प्रेरित युवा वर्ग थे, उन्होंने लाखों लोगों को प्रेरित किया। तो वो हमेशा यही चाहते थे कि हम बने सीढ़ी, भले हर बार पीछे ही रहे, हम पे रख के पाँव वो ऊंचाई आ पाता रहे। गुरु का शिष्य के प्रति ये समर्पण, ये बहुत अद्भुत बात है। एक स्मृति मैं यहाँ पर साझा करना चाहूंगी। 12 तारीख को
नेशनल एक्सप्रेस का एक बहुत अच्छा कार्यक्रम था। उसमें मेरा संचालन था और वो अध्यक्ष के रूप में वहाँ उपस्थित थे। मैंने एक बात वहाँ पर कही कि आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिराज, जो जैन धर्म के सर्वश्रेष्ठ आचार्य हैं, उन्होंने हथकरघा के लिए बहुत काम किया, हिंदी भाषा के लिए बहुत काम किया। हमेशा प्रेरित करते हैं कि हिंदी भाषा के लिए काम करना चाहिए, खादी के लिए काम करना चाहिए, स्वदेशी अपनाना चाहिए। जैसे ही मैंने ये बात कही वहां पर, और उनके वक्तव्य के बाद ही कही, क्योंकि आदरणीय वेद प्रताप वैदिक जी हमेशा हिंदी भाषा को बहुत आगे बढ़ाना चाहते रहे कि हिंदी भाषा में ही कार्य हो, और हमेशा वो स्वदेशी अपनाने के पक्ष में रहे। तो जब मैंने ये बात कही, उसके तुरंत बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आचार्य श्री विद्यासागर जी के उन्होंने बहुत बार दर्शन किए हैं, वो उन्हें अपने गुरु के रूप में, बड़े भाई के रूप में देखते हैं, और हमेशा उनकी भाषा के प्रति जो निष्ठा है उसमें विशद चर्चा होती है। भारत को किस तरह से विश्व गुरु बनाया जा सकता है, नैतिक शिक्षा नीति क्या होनी चाहिए, इस पर बहुत विशद चर्चा होती है। जब उन्होंने ये बात मुझसे कही तो मैंने उनसे यही बात कही कि हम लोगों को जब भी आप दर्शन करने जाते हैं, हमें हमेशा पता चल जाता है कि आप दर्शन करने गए हैं, और मैं इस बारे में और भी आपसे बातचीत करना चाहती हूँ। उन्होंने अपने हाथों से एक पेपर पे अपना एड्रेस लिखा और मुझसे कहा कि निश्चित आके मिलना और हम इस बारे में और भी बातचीत करेंगे। मैंने कहा मुझे मार्गदर्शन मिलेगा, इससे अच्छा सौभाग्य मेरा क्या हो सकता है। तो बहुत ही अफसोस कि 2 दिन पश्चात ये खबर मिली, ये दुखद घटना हम सभी को एकदम हतप्रभ कर गई। हम सभी में से किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि इस तरह वो चले जाएंगे। कहते भी हैं, एक जब भी इस तरह से कोई बहुत आदरणीय व्यक्ति या जिसके प्रति आपका बहुत स्नेह हो वो व्यक्ति चला जाता है, तो हमेशा एक ही बात ध्यान में आती है, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। बहुत समय तक इस बात से उबरने में समय लग गया, और आज जब मरेंद्र जी ने ये स्मृति सभा का आयोजन किया है, विशेष धन्यवाद आभार इसलिए भी देना चाहूंगी कि हम युवा लोग हैं, हमें इतने बड़े लोगों से जो उनसे 25-25, 30-30 साल से जुड़े हुए हैं, उनकी स्मृतियां, उनका अनुभव जानने का ये अनुभव मिल रहा है, ये सौभाग्य मिल रहा है, ये हम सभी को प्रेरित करेगा आदरणीय वेद प्रताप वैदिक जी की विचारधारा को और आगे ले जाने के लिए। और मैं हमेशा हिंदी भाषा के लिए कृत संकल्प रहती हूँ और हिंदी भाषा के लिए ही लोगों को प्रेरित करती हूँ। तो आज यहाँ पे मैं पुनः ये संकल्प ले रही हूँ कि आदरणीय वेद प्रताप वैदिक जी की जो भारत के प्रति, स्वदेशी आंदोलन के प्रति और हिंदी भाषा के प्रति जो हमेशा उनका एक समर्पण भाव था, वही समर्पण भाव मैं अपने अंदर पूरी तरह से निहित करने का प्रयास करूंगी। हिंदी में अब तक मैं भी करीब 15 पुस्तकें लिख चुका हूँ, 2000 से अधिक आर्टिकल मेरे विभिन्न अखबारों में छपे हैं। ये मुझे मनोहर श्याम जोशी को अपना गुरु मानता हूँ, साप्ताहिक हिंदुस्तान में मेरे लेख छापे, लेकिन जो मेरे साहित्यिक सहयोगी रहे वैदिक जी, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप अखबारों में तो लिखते हो, भैया पुस्तक जब तक नहीं लिखोगे तब तक नाम नहीं होगा। तो मुझे ये सुझाव वैदिक जी ने दिया और मैं उनकी बहुआयामी व्यक्तित्व के व्यक्तित्व के धनी थे। उनका जो लोकप्रियता का संसार था, बड़े बड़े लोगों से जो उनके संबंध थे वो किसी से छुपे नहीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय राज्य कूटनीति के जो उलझे पेचीदा गहराइयां, उनकी समझ और उसकी सूझबूझ के लिए मुझे अच्छी तरह याद है, क्योंकि मैं भारत टाइम्स के लोगों से, संपादकों से मिलता था। भारत सरकार में मैं नेहरू के राष्ट्रपति का 6 साल तक हो रहा। उसकी गहराई और सूझ क्या प्रतिभा सब प्रधानमंत्री मानते थे, और बड़ी बड़ी संधियों के पीछे वैदिक जी
पर्दे के पीछे से काम करके आते थे और उसका श्रेय भारत सरकार को मिलता था। मैं आज ये आपको बात बता रहा हूँ, पर्दे के पीछे तो बहुत बड़े खिलाड़ी थे, मैं समझता हूँ। अपने लोग, उनके संबंध इतने सब लोगों से इतने वो थे। मैं अपोलो में अगर चंद्र स्वामी गए हैं तो देखा, ये चंद्र स्वामी को देखना है। भैरव सिंह शेखावती एडमिट है तो पता लगा 15 मिनट तक डॉक्टर भी नहीं जा रहे अंदर, बड़े बड़े रास्ते जा रहे हैं, लेकिन शेखावती से 8 घंटे तक वैदिक की बात कर रहे हैं। चंद्रशेखर जी बीमार हुए, चंद्रशेखर जी को मैं देख रहा था, इतने में पता लगा कि वैदिक जी है। मैंने कहा सब वैदिक जी है, तो यहाँ आटो साहब आने दीजिए वैदिक जी को। तो मेरा कहने का मतलब उनका संसार चाहे सामाजिक हो, साहित्यिक हो, पत्रकारिता का हो, इतना व्यापक था, विस्तृत था कि उसकी कुछ शब्दों में व्याख्या करना मेरे जैसे प्राणी के लिए बहुत कम है। और मैं बस अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। और वो मौलाना मेडिकल कॉलेज में उनको एक कार्यक्रम करना था, मुख्य अतिथि ने मना कर दिया 20 दिसंबर को। मैंने 17 दिसंबर को उनको फोन किया कि वैदिक जी आज मेरे डॉक्टर ने, मैं आपको मरीज बोले नहीं डॉक्टर साहब बताइए क्या काम है। मैंने कहा ये, कहते आप निश्चित रहिए इंद्र कुमार गुजराल आपके 20 दिसंबर को आ जाएंगे। मैंने कहा जी आपने पूछा तो नहीं? बोले नहीं, अभी मैं उनके साथ ही बैठा हूँ, उनकी हाँ ले लूंगा। 3 बजे 20 दिसंबर को 3 दिन के अंतराल पर वैदिक जी गुजराल साहब को मौलाना मेडिकल कॉलेज में ले गए। ये उनकी व्यापक सहनशील, उनका उसका प्रचार का लोकप्रियता का और मेरे प्रति मैं उनकी आस्था का और अपनत्व का, आत्मीयता का पाठ 45 वर्षों तक रहा। ये मेरा सौभाग्य है कि उनके सानिध्य का सुख मुझे समय समय पर मिलता रहा। जब वो गुड़गांव चले गए तो हमारा उनका मिलन स्थली इंडिया इंटरनेशनल सेंटर शाम के 4 बजे चाय को होता था। अक्सर मुझे चीज टोस्ट बहुत पसंद है। मैं अपनी बात को, वाणी को ही विराम देता हूँ केवल 2 शब्दों में कहकर कि वाटिका में भांत भांत के खिलते ज्ञान और गुमान में, किंतु बंदनी पुष्प ही है जो छोड़ जाए बीज वृता में और सुगंध आसमान में। ओम शांति। उनके व्यक्तित्व में जो निर्भीकता थी उससे कबीर को जोड़ सकते हैं। बिहारी की तरह उनके व्यक्तित्व में संक्षिप्तता थी, शब्दों का सटीक इस्तेमाल करते थे। रसखान की तरह उनके व्यक्तित्व में सरसता थी, आत्मीयता थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र की तरह उनके मन में एक राष्ट्र धर्म का भाव था। मैथिली शरण गुप्त की तरह उनके मन में राष्ट्रभाषा के प्रति उनके मन में प्रेम था। और जो जनदक्षेस था, जो उनका अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व था, हम उसको राहुल सांकृत्यायन के साथ जोड़ सकते हैं कि जहाँ पर अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा और इस पूरे विराटता के बावजूद वो लोगों से जुड़े रहे। और मेरे प्रति उनका बड़ा स्नेह, आशीर्वाद सभी के प्रति था। पिछले वर्ष मेरे पिताजी के बीमारी में लगातार उनका हौसला बढ़ाते रहते थे और उसके बाद मैं उनको पाठक के नाते जानता था। फिर उन्होंने मेरी पुस्तक का विमोचन किया। दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम्स, पंजाब केसरी में मेरे साथ तो सह लेखक थे। लेकिन उनका व्यक्तित्व तो बहुत विराट था और हम सब उनके स्नेह से और उनके अंदर जो मौलिकता थी, जो सरलता थी, तो उनको विनम्र उनको नमन करता हूँ। ओम शांति। वैदिक जी से मेरा परिचय कुछ 5 साल पहले हुआ, मगर कुछ लगता ऐसा नहीं है कि 5 साल पुरानी बात है। उनका व्यक्तित्व इतना विशाल था कि जब मिले ऐसा लगता था एक नई डिग्री लेके उनसे मिलकर बना रहे। तो उनको मैंने एक बार विचार प्रकट किया कि ये थोड़ा माइक साथ लगाना, तो उनको मैंने एक बार ये विचार किया कि जनदक्षेस तो ठीक है, आप सबको आकर्षित करने वाले हैं, इन सबके लिए मूल तंत्र क्या है, वैल्यू सिस्टम क्या लेके चलेंगे? क्योंकि सब आएंगे कुछ ना कुछ अपने स्वार्थ के लिए आएंगे, तो हम कैसे संभालते रहेंगे? तो उन्होंने सब बात को सिर्फ एक शब्द में निपटा दिया। वो कहते हैं पद्म पात्री अम्ब साहब, कि जैसे कमल के अंदर में ककड़ी पानी को टच नहीं करती है, इसी तरह ये पूरी प्रक्रिया इस तरह से चलेगी कि हम सब लोगों को साथ लेके चलेंगे, मगर पावर का इस्तेमाल हम सिर्फ इसीलिए करेंगे कि सबको जोड़ना चाहते हैं। तो इस विचारधारा के साथ चलते रहे। ऐसे ही कई और ओकेजन होते थे जब उनसे मुलाकात हुई, हमेशा एक नई जान मिल जाती थी। उनको आज भी याद करते हैं और आगे याद करते रहेंगे। धन्यवाद। ये मेरा परम सौभाग्य रहा मेरी उनसे आपकी यहाँ मुलाकात हुई और हम इतने क्लोज हो गए, इतने नजदीक आ गए कि मुझे लगा ही नहीं कि वो हमसे दूर है। हमारे घर के पास ही गुड़गांव में वो रहते थे, अक्सर उनके आना जाना हुआ करता था। और उनके जो हिंदी भाषा के प्रति प्रेम और स्नेह और उनकी जीवन की प्रति इतनी सरलता जो है वो मेरे दिल को छू गई। वो किसी को भी 2 मिनट बैठ के अपने पास अपना बना सकते थे, बस यही बात मुझे उनकी छू गई। मैं उनका हृदय से सम्मान करने लग गई, उनके लेख बराबर पढ़ने लग गई।
और एक बार तो ऐसा हुआ, एक छोटा सा किस्सा मैं आपसे साझा करती हूँ कि मैं घर में बैठी हुई थी, हमारे यहाँ साथ में सब लोग और भी कई लोग आए थे, तो मेरे बेटे का फोन आ गया और वो था खेलते खेलते फेस टाइप कर रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि देखो हमारे साथ कौन बैठा है, आप बात करिए। तो उसने इंग्लिश में बात कर दी, तो फट से उन्होंने मेरे बेटे से बात की और कहने लगे कि बेटा पहले बात बच्चों को हिंदी तो सिखाओ, देश प्रेमी कैसे बनाओगे, हिंदी ही नहीं जानते तो वो अपने देश के बारे में क्या जाने। तो उनकी ये बात सुनकर घर में आज सभी बच्चे हिंदी बोलने लग गए हैं और उनके प्रति सभी का स्नेह प्रेम और जितने विद्वान वो थे और जो उनके कार्य थे समाज के प्रति, देश के प्रति, उनको कभी नहीं भुलाया जा सकता। मुझे वो हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह ही समझते रहे। एक और छोटा सा किस्सा मैं आपसे बताना चाहूंगी। एक दफा वो आए और खाना लगा था टेबल पे, सब डिशेस लगी थी, स्वीट डिश वगैरह सब लगी थी और एक छोटी सी डिब्बी लाके मेरे हाथ में दी और कहने लगे ये चांदनी चौक की मिठाई है, जरूर खाना। तो हमने उनसे लेके टेबल पे रख दी और ध्यान नहीं दिया कि बाद में खाएंगे या ऑफर करेंगे। खाने के तुरंत बाद वो गए किचन में और वो डिब्बिया उठा के लाए और मुझसे कहने लगे कि ये खाओ। तो उनकी कुछ यादें जो मेरे दिल को इतना छू गई और मैंने उनको बहुत 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 ही ज्यादा मिस किया, जिससे मुझे ये खबर मिली, क्योंकि हम उसके 2 दिन बाद ही उनसे मिलने वाले थे। मेरे दिल में हमेशा ये रह जाएगा कि हम उनसे जाते जाते नहीं मिल पाए, क्योंकि मैं 2 दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया से वापस आई थी। उनके प्रति मेरी श्रद्धा, उनको नमन और प्रणाम करते हुए सभी से यही रिक्वेस्ट है मेरी। वैदिक जी से मेरा रिश्ता तो वो दोनों साथ एक बहुत ही आर्य समाज में जुड़े हुए थे और तब से वो हमारे परिवार से संबंध हमारे जुड़े हुए हैं। उसके बाद वैदिक जी जब मेरे ख्याल में भाषा के प्रमुख थे, तब वो हमारे घर में आते थे, तो हम लोगों को कहा जाता था कि ये बहुत महत्वपूर्ण लोग आ रहे हैं और कुछ लोगों के साथ तो आप लोग सब अंदर जाइए। तो हमें तो अंदर भेज दिया जाता था कि पर इतने बड़े लोग आए हैं और आप लोग को बीच में बैठना ठीक नहीं है। तो मैं हमेशा वैदिक जी की आखिरी तक मजाक बनाती थी कि आपके मारे तो हम लोगों को इतना डिसलोकेट किया जाता था जब भी हमारे घर में आते थे। उसके खैर कुछ दिनों बाद हम लोगों ने सबने एक साथ बैठ के विचारों का आदान प्रदान हमारा शुरू हुआ। अक्सर अगर मेरे उनसे विचार नहीं मिलते थे तो मैं काफ़ी उनके साथ जद्दोजहद करती थी, जैसे कि कहना चाहिए। और वो हमेशा कहते थे कि जैसे मेरी छोटी बहन या मेरी बिटिया मुझसे लड़ती हैं, ऐसे तुम भी मेरे से काफ़ी बहस करती हो। उसके बाद में कई जगहों में वैदिक जी ने हमारे अपने साथ मिलकर थोड़ा कई उन्होंने कार्यक्रम शुरू किए और उनके साथ हम जुड़ते चले गए। तो मुझे तो सौभाग्य उनके साथ काम करने का लगभग 30 साल से है, 25-30 साल से है उनके साथ जुड़ी हुई। वैदिक जी की कुछ चीज़ों ने मुझे बहुत प्रभावित किया था, मैं उसको कुछ लिख के भी आई हूँ और मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूँगी, क्योंकि मेरा तो उनसे इमोशनल बड़े भाई का संबंध था। मैं उनको बड़े पत्रकार या बड़े महत्वपूर्ण आदमी के तौर पे कम देख के मैं उनको एक परिवार के सदस्य की तरह देखती थी। सबसे बड़ी चीज जो मेरे को वैदिक जी की पूरी जीवन इम्प्रेस करी थी, बहुत प्रभावित की थी, वो थी जैसे वो अपनी पत्नी हमारी भाभी जी को संबोधित करते थे। वो हमेशा उनको वेदवती जी बोलते थे, मेरी वेदवती जी को ये पसंद है, वेदवती जी ये चाहती है, वेदवती जी आजकल ये काम कर रही है। और इस तरह से संबोधित करते सुन के इतना मुझे अच्छा दिल को लगता था कि जहाँ औरतों के प्रति इतनी लोग एक ह्यूमिलिएशन करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हम सुनते हैं, जो पत्नियों को एक वो जगह नहीं देते जीवन में जो उनका हक होता है, उसमें वो इतने अच्छे से उनके आदर से उन्होंने इतने सम्मान से वो अपनी पत्नी को संबोधित करते थे कि मैं हमेशा कहती थी कि ये अगर हर इंसान सीख ले अपनी पत्नी को अपनी जगह देने का, तो शायद हमारे समाज में अशांति इस मामले में कम हो जाए। दूसरी बात जो वैदिक जी की मेरे को बहुत ही एक किस्म से करती थी, वो बिल्कुल स्थिर प्रज्ञ थे। उनको बहुत
बहुत ज्यादा मैंने कभी विचलित होते नहीं देखा, बहुत ज्यादा मैंने कभी परेशान, खासकर एज अ प्रोफेशनल जो वो जर्नलिस्ट के तौर पर उनको लोग क्रिटिसाइज भी करते थे तो भी वो हंसते रहते थे, उनके तो कोई लोग उनके राइटिंग को भी क्रिटिसाइज करते थे, वो किससे मिल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या वो हंसते ही रहते थे या वो क्रिटिसिज्म को लेने की उनमें क्षमता हो गई थी, इतने सालों तक वो इसमें थे। लेकिन एक स्टेज पे आके, एक जगह पे आके वो काफी स्थिर प्रत हो गए थे, उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, लगता था हमें ऐसे कि खास फर्क नहीं पड़ रहा कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं। वो उनका ये मेरे को बहुत ही प्रभावित करता था और सीखने वाला लगता था कि हाँ ऐसे सीखना चाहिए, छोटी छोटी बातों पे हमको इतना विचलित नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज जो मुझे बहुत आनंदित करती थी उनकी, वो अपने ऊपर बहुत हंस सकते थे, उनमें क्षमता थी कि वो अपने ऊपर भी बहुत हंस सकते। हम उनकी कई बार इतनी मजाक में हम बनाते थे, वो कहते थे आपकी सलाह से लोग क्या क्या नहीं करते हैं, पूरा आपकी सलाह पूरे देश में हंसी भी पैदा करती है और करते हैं, लेकिन वो अपसेट होने के बदले हमारे साथ साथ हंसते भी चले जाते थे। हाँ यू आर राइट हमेशा करके, तो उनमें अपने ऊपर भी हंसने की बहुत क्षमता थी। आप भी हंसिए और वो भी हंसते थे और हम उन्हीं के जोक्स, उन्हीं के बारे में बोल बोल के, और हम सब लोग जो उनकी क्षमता थी हंसने की अपने ऊपर, वो मुझे बहुत प्रभावित करती थी। एक उनकी जो उनको जानकर नजदीक से जानते हैं, उनके साथ जुड़े, उनको पता है कि उनकी एक लाल जैकेट बड़ी मशहूर होती थी। जब भी विदेशों में जाते थे, खासकर पाकिस्तान कभी गए, तो हम हमेशा कहते थे कि अगर आपकी वैदिक जी की फोटो लाल जैकेट में दिखेगी तो या वो बेनजीर के साथ होंगे या फिर वो नवाज शरीफ के साथ होंगे या वो ये लवली मुस्लिम सब। उनकी लाल जैकेट जो है एक सिनोनिमस बन गई थी कि वो अब विदेश में बड़े बड़े नेताओं के साथ घूम रहे हैं, तो उसको वो स्पेशल था, उस जैकेट को खाली उन्हीं के साथ मिलने के लिए रखते थे। तो कुछ चीजें, एक और चीज जो आखिर में मैं बोलूंगी वो उनकी कर्मठता थी। कर्मठता से वो देश के प्रति, भाषा के प्रति, हिंदी के प्रति, सबको पता है उनका जो भी योगदान है देश में हिंदी के प्रति, और बाकी जो भी वो उन्होंने जीवन में किया, जो उनका एक प्रोफेशन था, जर्नलिज्म का उनका प्रोफेशन था, आखिरी दिन तक उन्होंने, आप कह सकते हैं कि अपने आखिरी पल को अपने नजदीक आने तक नहीं दिया, जब तक उस दिन का कॉलम उनका लिख के और सबको चला नहीं गया, तब तक उन्होंने जो देवता होते हैं ले जाने वाले, उनको भी रोक के रखा कि रुको मेरा कॉलम अभी खत्म नहीं हुआ। आप इसको कहते हैं असली कर्मयोग, और मेरे हिसाब से इससे बेहतर कर्मयोगी आप बताएंगे। मेरे अंतर्मन था कि मैं हिंदी में लिखूं, अंग्रेजी में लिखूं, जेएनयू में कितना हिंदी को प्रोत्साहित करते हैं। तो सबसे पहले नाम आया डॉक्टर वेद प्रकाश वैदिक का, कि उन्होंने अपना ग्रंथ, जो शोध ग्रंथ है, उसको हिंदी में लड़ने की लड़ाई लड़ी, और उन्होंने आखिर में हिंदी में अपना पीएचडी का शोध ग्रंथ जेएनयू में जमा किया। तो बहुत सारे जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से जो आए, जो अंग्रेजी भाषा नहीं जानते थे, उनको एक प्रोत्साहन आज तक मिल रहा है कि हम हिंदी में भी ग्रंथ लिखेंगे। तो एक बहुत बड़ा एक योगदान है। निश्चित रूप से राजनीति, विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक उनका एक अपना। मेरी व्यक्तिगत जब मुलाकात हुई तो हमने मैं पेरियार छात्रावास में रहता था, तो एक हमने सावरकर जी पर एक उनका व्याख्यान रखा पेरियार छात्रावास में, तो काफी विरोध हो रहा था, तो लगा कि होगा नहीं होगा। तो जो उनका एक निश्चय था, दृढ़ निश्चय था, बोले कोई बात नहीं, नारे लगाने तो, विरोध करने तो, मैं तो इसके बीच में ही भाषण दूंगा। और उन्होंने ऐसा भाषण दिया कि जो नारे लगाने वाले थे वो सब शांत हो, सब सुनने लगे। तो जो एकेडमिक समुदाय है, जो हमारा एक शिक्षा वर्ग है, उसमें उनका इतना उनका सम्मान था, और उनके नॉलेज की वजह से उनका सम्मान। भाषा एक माध्यम था, लेकिन नॉलेज जो उनको
अंतर्राष्ट्रीय विषयों की और राजनीति के बारे में वो कोई भी पढ़ के लगता था कि बिल्कुल एकदम एक विश्लेषणात्मक उनका एक एनालिसिस हर चीज पर होता था। ज्यादा नियमित उनसे जुड़ाव नहीं रहा बीच में। आखिरी जो बात है कि एक दिन 20 साल बाद उनसे उनका फोन आया मेरे पास कुछ दिनों पहले कि भाई ऐसे ऐसे है, तो मुझे जानते हो कि नहीं। मैं कहता सर आपको कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानते हैं जग में का, सब आपको सब जानते, मैं भी जानता हूँ। मैं आपसे मिलता रहा हूँ क्योंकि मैं विद्यार्थी रहा, अभी मैं जेएनयू में प्रोफेसर हूँ, साउथ एशियन रीजन में आपने जहाँ से पीएचडी किया वहीं हूँ। आप मुझे नहीं जानते लेकिन आपको सब जानते हैं। सर बताइए सर। तो भाई मैं ऐसे ऐसे मेरा एक विजन है जन लक्ष्य में, पीपल्स साथ हम शुरुआत करना चाहते हैं और 2-3 प्रोफेसर हैं। मैंने कई लोगों से पूछा कि एकेडमिक विंग को कौन संभाल सकता है, कौन देख सकता है। तो उन्होंने जैसे मेरे गुरु हैं प्रोफेसर एस टी मुनि, उन्होंने आपका रेफरेंस दिया, आप प्रोफेसर बिरला उनका रेफरेंस दिया, उन्होंने कई लोगों ने आपका नाम बताया और आप हमसे जुड़े। और उसके बाद जो मुझे एक एनर्जी नई एनर्जी, क्योंकि दक्षिण एशिया में मैं नहीं जाता हूँ, काम करता हूँ, लेकिन उन्होंने जो एक एनर्जी एक विजन दिया, वो विजन को लेके हम साथ में थे। मनिंदर जी भाई साहब और आपका बाकी लोग हैं, सबका सहयोग रहा। नियमित रूप से हमने मीटिंग की और एक तरीके से एकेडमिक वीक को खड़ा कर दिया था। और हम 16 देश थे, उसमें लगभग मैंने 28 नाम दिए थे कि हमने एक तरीके से। और सबसे जो मेरे लिए दर्दनाक जो बात है वो ये है कि 14 मार्च को उनका अंतिम यात्रा थी और 12 मार्च को हम मिले, मैं और एम्बेसडर सज्जन भाई साहब कहीं गए हुए थे। और उस दिन हमने सारा खाका फेंक दिया कि हमको ये कदम करना है। इस पे पहले एससीओ पे पहला एक फाउंडेशनल लेक्चर उस दिन रखेंगे, उनको बुलाएंगे, ये लोग होंगे, क्या रूपरेखा होगी, सब कुछ तैयार करके। और हम इतने खुश थे, वैसा आपसे बात हुआ, सबसे हुआ कि बस अब हमारा जन लक्ष्य, और सबसे बात हो रही थी जितने भी कंट्रीज के जो एकेडमिक और दूसरे सबको जानते थे, लेकिन मैं उनका निमित्त बना हुआ था, साथ में था। 14 तारीख को मुझे पता लगा, नहीं ऐसा लगा कि सब मेहनत एक साथ से हम कर रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि आप सब लोगों के आशीर्वाद से और सहयोग से, दृढ़ निश्चय से, उनका जो ये विजन है ये जन लक्ष्य का हम आगे ले जाएं। आपका सहयोग और आपका आशीर्वाद है, हमको न जाने कितनी स्मृतियां डॉक्टर वैदिक से जुड़ी। ये तो भाई मणिंदर जी ने इसका नाम ही बदल दिया, शोक सभा नहीं है, स्मृति सभा है। और सब लोगों से ये कहा है कि केवल अपनी एक स्मृति जो है वो यहाँ पर है। तो मैं तो बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूँगा। तो लगभग 10 साल पहले मैं उनसे जुड़ा और वो भी मेरा पास जब उनके यहाँ जाता था तो भाई साहब सेंटर में मुलाकात हुई। चलिए दिखते तो तुम वो बहुत अच्छा काम पाते हैं, लेकिन उसकी जो कहलाती है न्याय की तुम्हारा एक शर्मा जरा सा भारी रहता है, तो उसको आप ठीक करें। खबर वही होती है जो खबर बनी रहे, आप बनिए मत। तो उनकी शिक्षा मेरे लिए थी, मुझसे बहुत छोटे थे उम्र में, लेकिन उनकी शिक्षा मेरे से ज्यादा थी। किसी व्यक्ति को कितना आप जानते हैं या कितना भीतर से जानते हैं, ये मेरी एक कहानी मीठी जो सच्ची घटनाओं पर आधारित थी, जो मैंने लिखी, उसके ऊपर नाटक जो हमारे यहाँ मंडी हाउस में हुआ, एलटीजी सेंटर में करीब 400 व्यक्ति मौजूद थे, जिसमें राज्यसभा से आरके सिन्हा, वैदिक जी, अनिल अग्रवाल, कई लोग थे राज्यसभा से। तो मैंने पहली बार देखा कि वैदिक जी की आंखों में आंसू आए। कहने लगे यार बहुत तुम ऐसा लिखते हो, मैं तो खाली अखबार के माध्यम से तुम्हें जानता था, और ये कहानी तुमने लिखी 2 समुदायों को जोड़ने के लिए, जो सच्ची कहानी लिखी है। हमारे महामहिम मालिक मोहम्मद खान साहब हमारे बड़े सफल रहे हैं आरिफ साहब के साथ, वैदिक जी के साथ, कई जगह खासतौर से पुणे के MIT में। बड़ी बातें नहीं, ज़्यादा तनकीद नहीं मानूंगा, चंद बातें कह के 4 लाइनें मैंने उर्दू में लिखी हैं। उनके बारे में ये कहा गया कि हिंदी उनके दिल की ज़बान थी, बिल्कुल सही, लेकिन उनकी रूह में उर्दू भी थी।
मैं कहना चाहूँगा उनसे मेरी जो भी मुलाकातें रही, और हमारी अक्का बहन ने कहा बड़े हंसमुख थे। एक वाक़या बताता हूँ, मैंने उससे ज़्यादा दिन की बात नहीं है, शायद इस बात को तकरीबन 2 या 2.5 महीने हो गए उससे मुलाकात हुई IISc में। मैंने कहा एक बात बताइए वैदिक जी, माशाल्लाह से आपकी सेहत का क्या राज है, आप क्या चीज़ खाते हैं? पूछना नहीं चाहिए किसी को, खैर वो बुरा नहीं मानते थे। कई लोगों ने कहा, आपने भी कहा तो हंसे पहले, और फिर कहने लगे कि फिरोज भाई मैं हवा खाता हूँ, पानी पीता हूँ, तेरा मन था जिंदगी से आशना, खिदमत सहाफत ता उम्र की, खिदमत वतन ता हयात की। वैदिक का मतलब है इसमें बामुसम्मा, इसमें बामुसम्मा वैदिक नाम था, वही वैदिक विचार थे उनके। इसमें बामुसम्मा एडिटर न भारत बन दी उसने नई जिंदगी, रब ने किया यूं करम वैदिक वेद प्रताप पर, मर्दे मुनफरद हिंद बना दिया था उसे, पाकीज़गी ख्यालात में लहजा भी खूब एक नक्श छोड़ जाता था वो सामईन पर, सुनने वालों पर। ए खुलूसो मोहब्बत के पैकरे मुजस्सम कमाल, यानी पूरा एक पैकर है मोहब्बत का, क्या था, दुनिया और जहां को कर दिया रोशनी से तूने माला माल। ढूंढती हैं आंखें मेरी हर तरफ वेद के प्रताप को, हरदम जो रहा जीनत महफिल बेमिसाल, दिल पे दस्तक दे रही है आज भी तेरी खिदमत इंसानियत की हर अदा। मौत बरहक है वाकिफ मैं हूँ, मगर इस दौर में तुझे मरना न था, इस दौर में तुझे जैन जी मनेंद्र जी, इस दौर में तुझे मरना न था। इल्म की शमा जो रोशन किया करते हैं, नूर उनका चार कांगे आलम में होता है वसी पैदा हुआ। और आखिरी लाइन, जिंदा रहते हैं हमेशा वो, कहाँ मरते हैं फिरोज। बहुत बहुत शुक्रिया।